Welcome to SQ Digital Classes. Myself Shivam Nayak, Assistant Professor Agronomy, Faculty of Agriculture, Sri Krishna University, छतरपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, टॉपिक नेम फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी अपन सबसे पहले बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्या क्या टॉपिक अपन इसमें कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में अपन क्या कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला अपना रहेगा डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी, यानी सस्य विज्ञान की परिभाषा, आखिर किसे सस्य विज्ञान कहेंगे, है ना। उसके बाद स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के क्षेत्र, जो भी क्षेत्र हैं जितने भी सस्य विज्ञान के वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी टू अदर साइंस, सस्य विज्ञान का अन्य विज्ञानों से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, उसको भी अपन समझेंगे। उसी के बाद अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स क्लासिफिकेशन, मतलब जो हमारी सस्य विज्ञान के अंतर्गत क्रॉप्स आती हैं, यानी फसलें आती हैं, उनका वर्गीकरण। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन एग्रोनॉमी से। एग्रोनॉमी इज डिलीवर्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एग्रो मीन्स फील्ड एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट, मतलब एग्रो और नोमो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट पहले वर्ड का मतलब होता है पहले वर्ड में होता है एग्रोज, जिसका अर्थ होता है फील्ड यानी खेत, और दूसरा होता है नोमोस, जिसका मीनिंग होता है मैनेजमेंट यानी प्रबंध करना। किसी भी खेत में प्रबंध करना क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है, और यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज आर डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चरल साइंस डील विथ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट, मतलब जो भी हमारे कृषि विज्ञान में जितनी भी हम सिद्धांत हैं या जितनी भी क्रियाएं करते हैं, वो सारी किसके लिए? फसल उत्पादन के लिए, वो सारी इंक्लूडेड हैं अपनी डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगली जो डेफिनेशन है, एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉइल एंड वाटर क्रॉप मैनेजमेंट। इसमें सिर्फ एक शब्द बदल दिया गया जो है सॉइल वाटर, मतलब वो सारी चीज़ें जो हम पिछले में कर रहे थे, मतलब हम जब एग्रीकल्चर करते हैं, किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें जितनी भी प्रक्रिया, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी हमारे प्रैक्टिसेस हैं, उसके साथ साथ हमें सॉइल वाटर को भी मैनेज करना है, मतलब मृदा जल का भी प्रबंध करना है, क्योंकि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस that deals with the method which provide favorable environment for the crop and higher production। इसमें थोड़ा सा एक शब्द और जोड़ दिया गया जिसका नाम favorable environment for the crop higher production, मतलब हमें अगर किसी भी फसल की अधिक से अधिक उपज लेनी है, प्रोडक्टिविटी अधिक से अधिक चाहिए किसी भी फसल की, तो उसके लिए हमें फसलों को एक अनुकूलित वातावरण देना पड़ेगा जो अनुकूल है उस फसल के लिए। जैसे वीट के लिए हमारा टेम्परेचर 26 है, तो हमें वो वातावरण उसको देना पड़ेगा। जैसे उसकी जल मांग 550 से 650 है, तो वो भी देनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को जो डील करेगा, जो साइंस इन चीज़ों को डील करेगी, वो हमारी कहलाएगी एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, हमारी सस्य विज्ञान का आखिर स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या क्या है इसकी। तो बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन ऑफ कल्टीवेशन, मतलब जो भी हम खेती कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर सीजन में बोएं। जैसे हमारे मेजरली 3 टाइप के सीजन होते हैं, एक होता है रबी का, एक होता है खरीफ का, और एक होता है जायद का। तो ये जो प्रॉपर कल्टीवेशन है ये एग्रोनॉमी के द्वारा ही होता है। अगली बात करते हैं प्रॉपर मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। अब जो हमने जो सीजन्स में इनको डिवाइड किया हुआ है, उसमें प्रॉपर मेथड यानी जो प्रॉपर विधियाँ होती हैं, उन विधियों का भी अपन कल्टीवेशन में बात करेंगे। अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, अब ये बहुत बड़ी बात, अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब जो रासायनिक उर्वरक हैं जिनसे हरित क्रांति आई, जिनसे लगातार उत्पादन बढ़ा, जिनसे फसलों में आमूलचूल परिवर्तन आए, उनकी उपज में, वही सारी चीज़ें केमिकल फर्टिलाइजर यहाँ बताया जा रहा है कि हम इनकी अवेलेबिलिटी भी कराते हैं, इनको उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड ऑफ कंट्रोल ऑफ वीड। अब हम कहीं भी क्रॉप प्रोडक्शन अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कुछ खरपतवार भी उगते हैं, मतलब कुछ अवांछित पौधे, जिनकी वजह से हमारे फसल का पौधा उचित बढ़वार नहीं कर पाता, जिस कारण हमें अपने
खेतों में अपनी फसल की उचित पैदावार के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो उन खरपतवारों को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अगली बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको यूं कहिए ये सबसे मेन है ना, ये जो पॉइंट है अपना ये सबसे मेन है, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। हम लगातार देख रहे हैं कुछ दशकों से, कुछ सालों से, कि लगातार हमारा जो ग्राउंड वाटर है, यानी जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, जो वाटर लेवल है हमारा, जो भूजल स्तर है, वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन हमें पीने के लिए या खेती के लिए, फॉर एनी पर्पस, किसी भी उद्देश्य के लिए हमें पानी की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास पानी तो है ही नहीं, क्योंकि वर्षा का असामान्य वितरण है, वर्षा भी पर्याप्त नहीं हो रही, कहीं कम हो जा रही तो कहीं ज़्यादा हो जा रही। उस वजह से हमें पानी का प्रबंधन बहुत बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर पानी नहीं तो फसल भी नहीं, क्योंकि फसल तो मेन कंपोनेंट, फसल का मेन कंपोनेंट क्या है? वाटर। तो ये प्रैक्टिस करना है बहुत जरूरी है, जो हमारे सस्य विज्ञान के क्षेत्रों में आता है। चलिए अगली बात करते हैं अपन, अगली बात करते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग। अब इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या होता है? ये होती है सघन पद्धति, मतलब किसी खेत में अपन सघन कोई चीज की बुआई करें, इंटरक्रॉपिंग भी करें, एक के साथ दो फसल ले लें, इस तरीके की जो क्रॉपिंग होती है वो इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है। अगला होता है न्यू टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस। मैंने अभी आपको जस्ट कुछ पहले 2-4 सेकंड ही पहले ये बात बताई है कि हमारी जो मृदा में जल स्तर नीचे लगातार गिरता जा रहा है, उस कारण हमारी मृदा में क्या होता जा रहा है? मॉइस्चर स्ट्रेस, मतलब मॉइस्चर की कमी होती जा रही है, जिस वजह से मॉइस्चर की कमी होने की वजह से न्यू टेक्नोलॉजीज जो आई हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के कारण हम अपनी मृदा में मॉइस्चर को बरकरार रख सकते हैं। अगली बात करते हैं पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्लोर फुल पोटेंशियल। हमें जो भी करना है, जितनी भी प्रैक्टिस करना है, उसमें अपना 100% देना है, समझ गए? अगली बात है कीपिंग फार्म इम्प्लीमेंट्स। हमारे जो भी कृषि में उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रैक्टर हो, हैरो हो, थ्रेसर हो, कल्टीवेटर हो, सीड ड्रिल हो, कोई भी सामान, मशीन हो, मोटर हो, पाइप हो, उसका क्या करना है? उसका इम्प्लीमेंट का क्या करना है? उसको बहुत अच्छे तरीके से रखना है। कीपिंग फार्म इम्प्लीमेंट्स, ये भी हमारे सस्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला होता है मेंटेनेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस। सबसे अच्छी बात आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है, उस टाइम में ये बहुत बड़ी बात है, मेंटेनेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को लगातार बराबर रखना है, अपने तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना है हमको। अगली अपन बात करते हैं केयर एंड डिस्पोजल ऑफ फार्म एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। अब हम खेती करते हैं, खेती के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं, उसके साथ साथ हम बहुत सारी भेड़ पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। उन सारों का, उनका केयर और उनकी देखरेख करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी हमारे सस्य विज्ञान के। बात करते हैं इस टॉपिक की, रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी टू अदर साइंसेस। अन्य विज्ञान से सस्य विज्ञान का क्या रिलेशन है, या एग्रीकल्चर का क्या रिलेशन है? तो बात करते हैं सॉइल साइंस। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, यानी फसलोत्पादन के लिए मृदा अत्यंत ही आवश्यक है, तो उसका हमें ज्ञान भी होना जरूरी है, क्योंकि हम सारी क्रियाएं मृदा में ही करते हैं। तो सॉइल साइंस का डायरेक्टली रिलेशन है। अगली बात करते हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का मतलब होता है कृषि रसायन। तो कृषि में प्रयोग होने वाले सारे फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, सारे के सारे हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यानी कि जो वीट को कंट्रोल करते हैं, खरपतवार नाशी होती है, वो भी सारे रसायन होते हैं। इसलिए हमें एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का भी नॉलेज होना जरूरी है, जिसका सीधा सीधा रिलेशन अपने एग्रोनॉमी से है। अगली बात करते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी, पादप कार्य की। पादप के अंदर यानी प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको अपन को जानना जरूरी है, वो क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता। उसके बाद बात करते हैं प्लांट इकोलॉजी। प्लांट के आसपास का जो वातावरण है, पौधे के आसपास का, उसका भी हमें नॉलेज हो जाना चाहिए, जिसका सीधा सीधा रिलेशन किससे? अपने एग्रोनॉमी से। उसके बाद बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का भी अपना एक महत्व है एग्रीकल्चर में और एग्रोनॉमी में, क्योंकि बिना केमिस्ट्री रसायन एग्रीकल्चर अधूरा है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स। हम अब प्रोडक्शन तो कर लिए, हम उसको किस रेट में बेचें, किस बाजार में, क्या, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें इकोनॉमिक्स काम देती है, जिसका सीधा रिलेशन हमारी एग्रोनॉमी से है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मेजर क्रॉप्स क्लासिफिकेशन। ये अपना लास्ट टॉपिक है।
क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। हमें अब फसल का जो वर्गीकरण है उसके बारे में जानना है कि आखिर कौन कौन सी फसलें होती हैं, किस किस मौसम में उगाई जाती हैं। तो इसमें अपना क्लासिफिकेशन में आता है पहला बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी, या इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल, यानी जीवन चक्र के आधार पर। आखिर जीवन चक्र के आधार पर फसलें कितने प्रकार की हैं। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज यानी एग्रोनॉमिक, जिनका आर्थिक महत्व है, आर्थिक महत्व की दृष्टि से किस किस पार्ट में बांटा जाता है। उसका बेस्ड ऑन बॉटनी यानी साइंटिफिक, साइंस क्या कहती है। उसके बाद बेस्ड ऑन सीजन, सीजन में कितनी प्रकार की फसलें हैं। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन क्लाइमेट यानी जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। पहला होता है एनुअल क्रॉप्स, जो एक साल में के अंदर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है, 1 ईयर के अंदर। दूसरा होता है बाइनियल क्रॉप, जो 1 साल से ज़्यादा का टाइम लेती है, वो बाइनियल होती है। और पेनानियल का मतलब होता है जो 1 या 2 वर्षों से अधिक का समय लेती है। जैसे अपना एनुअल क्रॉप्स में कौन कौन आता है, जैसे वीट एक मौसम में उगाया जाता है। जैसे हमने वीट उगाया रबी के मौसम में, यानी गेहूं को हमने रबी में उगाया, उसके बाद मौसम आएगा जायद, और जायद के बाद मौसम फिर से क्या हो जाता है, खरीफ। तो ये कुछ लगभग 3 से 4 महीने की ड्यूरेशन में ये तैयार हो जाती हैं। लेकिन जो बाइनियल क्रॉप्स होती हैं, जैसे शुगर वीट और बीट रूट और शुगर केन, जो अड़साली गन्ना जिसको बोलते हैं, हम साउथ इंडिया में अधिकतर उसको उगाते हैं, जो 1.5 साल में उगता है, 18 महीने में, अड़साली गन्ना, वो भी इसी में आता है। तो बाइनियल क्रॉप्स में शुगर वीट और शुगर बीट रूट में क्या होता है कि ये पहले साल में अपनी सिर्फ वानस्पतिक वृद्धि करती हैं, यानी वेजिटेटिव पार्ट इनके ग्रोथ होते हैं। उसके बाद अगले में अपना वो जीवन चक्र पूरा करती हैं। लेकिन पेरेनियल क्रॉप ये होती हैं कि वो ये उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ये एक मौसम में वनस्पतिक वृद्धि करती है और ये 1 साल में। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, चाहे नेपियर फॉडर ग्रास हो, चाहे नेपियर ग्रास हो, और चाहे अपना कोकोनट हो, और चाहे शुगर बीट हो, चाहे बीटरूट हो, इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। ये एक मौसम में, मतलब एक मौसम है, जैसे खरीफ का मौसम है, रबी का मौसम है, उस मौसम में ये वनस्पतिक वृद्धि करती हैं। लेकिन ये हमारी जो फसलें हैं पेरिनियल जिसको बोलते हैं, वो 1 साल के अंदर इतना करती हैं। चलिए अगली बात करते हैं बेस्ड इकोनॉमिक यूज, एग्रोनॉमी। आखिर इसका आर्थिक महत्व क्या है। जैसे कुछ फसलें सीरियल्स में आती हैं, कुछ फसलें पल्सेस में आती हैं, कुछ फसलें ऑल सीड में आती हैं, कुछ फसलें फाइबर क्रॉप्स में आती हैं, मतलब इनका अलग अलग यूज़ है। जैसे यहाँ दिया गया सीरियल्स, मतलब ये अनाज वाली फसलें हैं जिनको हम खाते हैं अनाज के रूप में। मोटे दाने की भी होती हैं, छोटे दानों की भी होती हैं। जैसे इनमें आते हैं ग्रासेस ग्राउंड फॉर देयर एडिबल स्टार्च ग्रेन। इन सब में राइस हो, चाहे वीट हो, चाहे मेज हो, चाहे बार्ली हो, चाहे ओट, इन सब में स्टार्च की मात्रा पाई जाती है और लगभग 60 से 70% स्टार्च की मात्रा इनमें पाई जाती है। और सीरियल्स आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ई। और जो अनाज होते हैं वो बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, काहे के, फैट यानी बसा के, और सोल्यूबल विटामिन ई घुलनशील विटामिन ई के स्रोत होते हैं। अगली बात करते हैं कंटेंट्स 20 to 30% ऑफ मिनरल्स सच एज कैल्शियम, जिंक एंड कॉपर। इनमें जो अपने सीरियल्स हैं, जो अनाज वाली फसलें हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे धान हो, उन सब में 20 से 30% तक मिनरल पाया जाता है। और मिनरल कौन कौन से, जैसे कैल्शियम हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, एक्सेट्रा। अगली बात करते हैं, अब अगला क्लासिफिकेशन है, पहला था सीरियल्स, दूसरा है मिलेट्स। यानी अब ये क्या होती है, ये दाने तो होते हैं लेकिन ये छोटे छोटे दाने होते हैं। जैसे मिलेट्स आर द स्मॉल ग्रेन सीरियल, मतलब इनके जो अनाज के दाने होंगे वो थोड़ा सा जो सीरियल्स हैं उनकी अपेक्षा छोटे होंगे। जैसे इसमें आता अपना एक कहावत भी है, स्टेबल फूड इन रीजन पुअर कंट्रीज, मतलब जो गरीब देश हैं वहाँ के गरीबों का यह भोजन इसको बोला जाता है। उसमें 2 प्रकार के आते हैं, मेजर मिलेट्स एंड माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में सोरगम, पर्ल मिलेट यानी ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह वगैरह। और माइनर जो आते हैं वो आते हैं फॉक्सटाइल मिलेट, लिटिल मिलेट यानी कोदो, कुटकी वगैरह, छोटे छोटे धान्य फसलें। अगली नेक्स्ट बात करते हैं अपन पल्सेस की। अब हमारे जीवन में हम जो दैनिक क्रियाओं में भोजन करते हैं और रोजमर्रा में खा रहे हैं, उसमें अनाज के साथ साथ दालों का भी अपना महत्व है। जैसे सब्जी का महत्व है, दूध का महत्व है, मछली, मांस, अंडा का महत्व है, उसी तरह पल्सेस का भी महत्व है, क्योंकि ये प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं। कौन, अपनी पल्सेस। तो पल्सेस की बात है, रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इन क्रॉपिंग सिस्टम।
इनका फसल चक्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। कैसा सिस्टम क्या होता है कि दाल वाली फसलें जो लेग्यूमिनेसी परिवार से आती हैं, इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो वातावरण की मुक्त नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करता है, स्थिर करता है, जो पौधे अपनी बढ़वार के लिए यूज करते हैं। और ये फसलें कंजर्व फसलें भी होती हैं, ये ग्रीन मैन्योर में भी काम आती हैं। इनके जो वेजिटेबल्स होते हैं या पौध होते हैं उनको हम खाते हैं, जैसे चना हुआ, उर्द हुआ, मूंग हुआ, हमारा लोबिया हुआ, बंगाल ग्राम हुआ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अपन अगली बात करते हैं, पल्सेस के बाद आता है अपना ऑयल सीड। अब दालों के बाद अगला नंबर आता है अपना तेलीय फसलों का, जिन्स जैसे राई हुआ, जिनसे हम सब्जी का बनाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। तो रिच इन फैटी एसिड, इनके बीजों में या इनके तेलों में क्या पाया जाता है? फैटी एसिड पाया जाता है, रिच सोर्स होते हैं ये। दे आर यूज्ड आइदर ऑफ एडिबल और इंडस्ट्रियल टू द मेडिसिन पर्पज। अब ये खाने के साथ साथ दवाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कहाँ? इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे ग्राउंडनट और पीनट, सीसम का मतलब होता है तिल, उसके बाद सनफ्लावर, सूर्यमुखी, कैस्टर, अरंडी, लिंसीड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, जैसे फ्लावर है, इंडियन मस्टर्ड, सरसम वगैरह वगैरह है, इन सब का अपना महत्व है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसमें ग्राउंडनट में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। ग्राउंडनट में इसमें ऑयल, इससे कुकिंग ऑयल भी निकलता है और सूप भी बनता है। हुलम और ऑयल किक्स भी इससे बनता है, यूज्ड एज कैटल फीड और सेल वर फ्यूल वैल्यू। मतलब इससे निकली हुई खली, जो ऑयल किक होता है, इससे निकली हुई खली जानवरों के दुग्ध उत्पादन में सहायक होती है। अगली बात करते हैं शीशम की। तो शीशम में कोकोनट ऑयल होती है, जनरली ऑयल भी होते हैं और कैप्सूल भी होता है। इनसे कैप्सूल का निर्माण भी किया जाता है कंपोस्टिंग के बाद। चलिए अगली बात करते हैं शुगर क्रॉप्स। अब सारी चीज़ें हमने जान ली, लेकिन जिससे हमें शर्करा प्राप्त होती है, ये बोल सकते हैं शक्कर एक हिसाब से, है ना। तो शुगर क्रॉप्स की भी कोई फसलें हैं, जैसे शुगर केन है। शुगर केन में हम क्या निकालते हैं? जूस भी पीते हैं और उसके बाद उससे शर्करा का भी निर्माण होता है। जैसे अपना इसकी जो ग्रीन लीफ होती है, हरी पत्तियां होती हैं और ड्राई होती हैं, वो फोलिएज के रूप में यूज़ की जाती हैं, मतलब एज अ फॉडर, बहुत अच्छा यूज़ होता है इनका। और इससे एल्कोहल का भी निर्माण होता है। इससे जो गन्ना होता है, इसके सिरका जो होता है वो मेडिसिनल पर्पज के लिए काम में लिया जाता है। आगे बात करते हैं अपन शुगर केन के बाद फाइबर क्रॉप्स। अब जिन फसलों से हमें रेशा प्राप्त होता है, जैसे कॉटन, जूट, सनई, इन सब से क्या होता है? इनसे हमें रेशा प्राप्त होता है, जिनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। उसमें सीड फाइबर, जिनसे सीड से फाइबर मिलता है, वो उसमें कॉटन आता है। स्टेम बेस्ड फाइबर, जिनमें स्टेम से मिलता है, उसमें जूट और मिस्टा आता है। और जिनमें लीफ से मिलता है, वो पाइनएप्पल उसमें आता है। अब अपन अगली बात करते हैं फॉडर एंड फॉरेज क्रॉप। फॉडर और फॉरेज क्रॉप का मतलब क्या होता है कि जिनका वनस्पतिक भाग काट के पशुओं को खिलाया जाए या उसी खेत में पशुओं को चरा दिया जाए। पशुओं के लिए यूजफुल होता है ये चारा। इसमें लिखा है इट रेफर्स टू द वेजिटेटिव मेथड फ्रेश और प्रिजर्व्ड यूटिलाइज अ फीड फॉर एनिमल्स। इट इंक्लूड हे, साइलेज, पास्चर एंड फॉडर। इससे क्या होता है कि इसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, जो वनस्पतिक भाग होता है, वो पशुओं के लिए एज अ हे एंड साइलेज और पास्चर और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी सूखी पत्तियां भी और गीली। उसमें आती है ग्रासेस। अब ग्रासेस में कौन सा आता है? बाजरा, नेपियर ग्रास। उसके बाद आता है फॉडर में सोरगम फॉडर मेज भी होता है। लेग्यूम में लूसर्न भी होता है। बहुत सारी फसलें हैं जो एज अ फॉडर के रूप में हम उगाते हैं, जैसे अपनी बरसीम है, लूसर्न है। ये सारी फसलें किस में आती हैं? फॉडर्स में आती हैं, जो जानवरों के यूज में आती हैं। अगला है अपना स्पाइसेस। अब स्पाइस यानी कि मसाला, जैसे हम खाते हैं धनिया, मिर्चा वगैरह, गार्लिक, अदरक भी है, चिली भी है, मिर्ची भी है, प्याज भी है, कोरिएंडर भी है। उसके बाद आता है मेडिसिनल प्लांट में तम्बाकू आता है, मिंट आता है। उसके बाद आता है वेरगेज में आता है प्रोडक्ट्स ऑफ क्रॉप एंड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द माइल्ड। इससे हम क्या बुलाते हैं? स्माइल्डिंग एंड ड्रिंकिंग, जो पेय पदार्थ होते हैं वो इनसे निर्माण किए जाते हैं। उसके बाद अगली बात आती है, अब अपना आता है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। कुछ फसलें यहाँ दी हुई हैं जिनका अपन को बॉटनिकल, ये एक जनरल क्रॉप्स हैं जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इनका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन शायद हम लोगों को पता नहीं है।
इसलिए मैंने ये कुछ इसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे वीट को हम गेहूं बोलते हैं हिंदी में, इसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। और भी सारी स्पीसीज इसकी आती हैं, लेकिन अभी जनरल नाम मैंने बता दिया ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 42 एंड 46। उसके बाद आता है राइस यानी पैडी यानी धान का होता है ओराइजिया सटाइवा 2n बराबर 24। मेज का नाम होता है जिया मेज यानी कि 2n बराबर 20, ये मक्का है। उसके बाद सोरगम यानी ज्वार, सोरगम बल्केयर 2n बराबर 20। मूंग में आता है बिगना रेडिएटा 2n बराबर 22 एंड उर्द बिगना मूंगो 2n बराबर 22। चलिए अगली बात करते हैं बेस्ड ऑन सीजन। अब सीजन के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है? मेनली ये 3 टाइप की होती है। पहली होती है खरीफ की फसल, दूसरी होती है रबी की, तीसरी होती है जायद की। जून जुलाई में खरीफ की फसल को बोया जाता है, लिखा हुआ है, उसको रेनी सीजन क्रॉप भी कहते हैं। जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में कटकर तैयार हो जाती है। जैसे राइस यानी धान, मेज यानी मक्का, सोरगम यानी ज्वार, ये सारी फसलें ग्राउंडनट वगैरह इसमें आती हैं। अगली अपन बात कर लेते हैं रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स में कौन सी आती है? जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती और जनवरी और फरवरी में कट जाती हैं। जैसे वीट, गेहूं, मस्टर्ड यानी सरसों, चिकपी यानी चना, पी यानी मटर, कैबेज, बरसीम एक्सेट्रा। अगली बात करते हैं वो समर क्रॉप्स या इसी को जायद क्रॉप्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये गर्मियों में उगाई जाती है। इसमें क्या होता है, फरवरी मार्च में बोया जाता, मई जून में ये कट जाती हैं। जैसे ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, सीसम, काउपी, वेजिटेबल। इसी जितनी भी सब्जियां, अधिकतर कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं वो हम जायद में उगाते हैं। ग्रीन ग्राम यानी हम उर्द और मूंग को भी उगा लेते हैं, और उसके बाद सीसम और काउपी यानी लोबिया को भी उगा लेते हैं। अगली बात करते हैं बेस्ड ऑन क्लाइमेट कंडीशन। अब हमारी जलवायु के आधार पर, आखिरी जलवायु के आधार पर कितनी प्रकार की फसलें होती हैं? तो पहली होती है ट्रॉपिकल, जिसमें कोकोनट और शुगर केन आता है। दूसरी होती है सब ट्रॉपिकल, जिसमें राइस और कॉटन आता है। तीसरी होती है टेम्परेट क्रॉप, जिसमें वीट और बार्ले आता है। और लास्ट होती है पोलर क्रॉप, जिसमें ऑल पाइन्स एंड पास्चर ग्रास आती हैं। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उपोष्ण, उष्ण, जिसमें कोकोनट और शुगर केन आता। सब ट्रॉपिकल में उपोष्ण, जिसमें राइस और कॉटन आता। टेम्परेट यानी ठंडी जलवायु की फसलें, जिनमें वीट और बार्ले आता। पोलर क्रॉप, जिनमें अपनी अधिकतर ग्रासेस आते हैं। थैंक यू।